तो ड्रामा आइलैंड से निकलने के बाद अब हमारे पास एक नया डॉक्टर भी है जिसका नाम है चॉपर प्रिंसेस विवी, जिसको हमने जब पहली बार देखा था हमें लग रहा था कि वो एक विलन है, लेकिन जब हमने उसके बारे में और जाना तो हमें पता लगा कि वो अराबास्ता की राजकुमारी है। उसका किंगडम अराबास्ता अभी बहुत बुरी हालत में है और इन सब के पीछे क्रोकोडाइल का ही हाथ है। क्रोकोडाइल 7 वॉरलॉर्ड में से एक है और अगर तुम्हें जानना है कि एक वॉरलॉर्ड कितना ताकतवर होता है तो तुम इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हो कि मिहोक वो भी एक वॉरलॉर्ड है। मिहोक के सामने जोरो बिल्कुल भी टिक नहीं पाया था और मिहोक ने जोरो को पल भर में हरा दिया था। तो इसी बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्रोकोडाइल कितना ताकतवर हो सकता है। तो अब लूफी एंड सब अपनी दोस्त विवी की मदद करने निकल चुके हैं अराबास्ता की तरफ। सीन एक बार शिफ्ट होता है लिटिल गार्डन पे। वहाँ पे मिस्टर 2 आया हुआ होता है। उसको क्रोकोडाइल ने मिशन दिया था कि वो मिस्टर 3 को जान से मार दे, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पे मिस्टर 3 तो है ही नहीं। मिस्टर 2 को अपने बॉस का बहुत डर था और उसे पता था अगर वो अपना मिशन पूरा करके नहीं जाएगा तो उसका बॉस यानी क्रोकोडाइल उसे जान से मार देगा और इसीलिए वो दोबारा मिस्टर 3 को ढूंढने चला जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे जहाँ के लोग बहुत डर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर पायरेट्स का हमला हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो पायरेट किसी के ऊपर हमला कर पाते वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उन पायरेट्स को पल भर में हरा देता है। जिस आदमी ने अभी लोगों की मदद की है वो कोई और नहीं क्रोकोडाइल ही है। तो समझो अराबास्ता में क्या सीन चल रहा है। ये बात हमें तो पता है कि क्रोकोडाइल एक विलन है, लेकिन ये बात वहाँ के लोगों को नहीं पता। वो लोगों की मदद करने का दिखावा करता है ताकि वो वहाँ के लोगों की नजर में एक हीरो की तरह रह पाए। क्रोकोडाइल ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो अपना मकसद पूरा कर पाए। उसका क्या मकसद है ये सब हमें बाद में पता चलेगा। तो फिर सीन शिफ्ट होता है लूफी एंड उसोप पे। वो लोग कारों को एक चारा बना के मस्त अपना फिशिंग कर रहे थे। भले ही वो बात अलग है कि इतनी मेहनत के बाद भी वो लोग एक भी मछली को नहीं पकड़ पाते, लेकिन फिर उनका फिशिंग रोप हिलने लगता है। जब वो लोग कारों को ऊपर खींचते हैं उन्हें पता चलता है कि उसके साथ एक आदमी भी ऊपर आ रहा है। जब हम लोग उस आदमी को देखते हैं हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं मिस्टर 2 है। लूफी और उsopp उसे जल्दी से ऊपर खींचते हैं और वो लोग उसकी मदद कर रहे थे। खैर ये बात किसी को पता नहीं होती कि जिसकी मदद वो लोग कर रहे हैं वो उनका एक दुश्मन है। मिस्टर 2 पानी में तैर नहीं सकता क्योंकि उसने एक डेविल फ्रूट को खाया है। जब ये बात लूफी को पता लगती है तो वो मिस्टर 2 की पावर को देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था क्योंकि लूफी ने मिस्टर 2 को बचाया है। तो वो अपनी पावर को दिखाने के लिए मान जाता है। मिस्टर 2 एक के बाद एक सबको छू लेता है और वो हूबहू उनकी तरह बन जाता है। मिस्टर 2 के डेविल फ्रूट की पावर थी कि वो जिस किसी को भी छुएगा वो उसकी तरह शक्ल बदल पाएगा और ऐसे ही वो एक के बाद एक अपनी शक्ल को बदल रहा था। इस चीज को देख के लूफी और उsopp बहुत हैरान थे और उन्हें बहुत मजा भी आ रहा था। और ऐसे ही मिस्टर 2 एक आदमी की शक्ल बनाता है। उस आदमी की शक्ल देख के विवी बहुत परेशान लग रही थी। खैर लूफी, चॉपर, उsopp मिस्टर 2 के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो लोग साथ में मिलकर डांस भी करते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर 2 के साथी लोग आ जाते हैं, जिसका सीधा मतलब कि अब मिस्टर 2 को वहाँ से जाना होगा। मिस्टर 2 सबको बाय कह के वहाँ से चला जाता है। उसके साथी उसे मिस्टर 2 कह के बुला रहे थे। तो अब जाके उनको पता लगता कि मिस्टर 2 उनका असली में दुश्मन है। मिस्टर 2 के जाने के बाद विवी सबको बताती कि वो पहले ही समझ चुकी थी कि वो उनका दुश्मन है, क्योंकि जब मिस्टर 2 ने इस आदमी की शक्ल ली थी ये आदमी कोई और नहीं अराबास्ता का राजा है, यानी विवी के पापा। मिस्टर 2 की इस खतरनाक पावर से बचने के लिए सब लोग अपने हाथ में एक पट्टी बांध लेते हैं। उस पट्टी के अंदर एक क्रॉस बना हुआ था ताकि वो लोग बाद में समझ पाए कि कौन उनका दुश्मन है और कौन मिस्टर 2। तो अब सब लोग अराबास्ता पे पहुंचने वाले हैं। तो समझो अराबास्ता एक फिक्स जगह का नाम नहीं है, वो एक पूरा साम्राज्य है। उसके अंदर टोटल में 7 शहर आते हैं, जिसमें से अलुपांडा वो जगह है जहाँ पे राजा रहता है। और अभी लूफी एंड सब नानोहाना शहर में पहुँचने वाले हैं। नानोहाना शहर में पहुँचने के बाद लूफी अपने शिप से उतर के खाना ढूंढने चला जाता है। उसके बाद जोरो और चॉपर भी शिप से उतर जाते हैं। तो अब नामी, विवी और उsopp के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, वो लोग भी उनके पीछे चले जाते हैं। नामी सांजी और चॉपर को कपड़े लेने भेजती है ताकि नानोहाना के लोग उसे पहचान न पाए। सांजी और चॉपर नामी की बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लूफी खाने की तलाश में बहुत दूर निकल चुका था। थोड़े टाइम बाद सांजी सबके लिए कपड़े लेके आता है। लूफी को गए बहुत टाइम हो चुका था तो सबको उसकी चिंता हो रही थी। तो सब डिसाइड करते कि वो लूफी को ढूंढने जाएंगे। वो लोग एक मार्केट में जाते हैं। वो लोग लूफी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो देखते वहाँ पे एक लड़का और है जो कि लूफी को ढूंढ रहा था। उसके हाथ में लूफी का पोस्टर पड़ा हुआ था जिसमें उसके ऊपर 3 करोड़ का इनाम लगा हुआ है। वो लड़का देखने में बहुत ताकतवर लग रहा था। तभी जोरो की नजर ताशिगी पे जाती है। ताशिगी वही लड़की है जो कि उसे लॉकडाउन में मिली थी और हम देखते हैं ताशिगी वहाँ पे अकेले नहीं थी, उसके साथ स्मोकर भी था।
तो हाँ, ये लोग भी अराबास्ते में पहुंच चुके हैं। सीन शिफ्ट होते एक रेस्टोरेंट पे जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पे एक बच्चा शायद से मर चुका है। हम देखते हैं ये लड़का वही लड़का है जो कि लूफी को ढूंढ रहा था। असलियत में ये लड़का मरा नहीं है, ये बस खाते खाते सो गया था। वो नींद से उठने के बाद सामने खड़े मैनेजर से भी लूफी के बारे में पूछता है, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन स्मोकर वहाँ पे आ जाता है। कैप्टन स्मोकर हैरान था क्योंकि उसके आंखों के सामने एस है। तो हाँ, इस लड़के का नाम एस है और ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है क्योंकि ये है 2nd डिवीजन कैप्टन, वो भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का। तुम लोग अभी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन मेरी मानो वो लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इवन ये समझ सकते हो कि गोल्ड रॉजर के टाइम पे भी व्हाइट बियर्ड दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। बस अभी के लिए इतना ही जानो। और हाँ, याद रखना कोई भी जाके गूगल पे उसके बारे में सर्च नहीं करेगा। तो बैक इन प्रेजेंट इस लड़के का नाम है पोर्टेगास दी एस। कैप्टन स्मोकर उससे यहाँ पे आने की वजह पूछता है। एस बताते कि वो अपने छोटे भाई लूफी से मिलने आया है। हाँ, सही सुना, ये आदमी लूफी का भाई है। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे जो कि खाने की तलाश में भागता भागता इसी रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है। हमेशा की तरह उसकी एंट्री बहुत खतरनाक होती है और इस बार उसकी एंट्री का शिकार बनते हैं एस और स्मोकर। बेचारे एस और स्मोकर का क्या हाल कर दिया लूफी ने। एस उठ के सोच रहा था कि जिसने भी उसका ये हाल किया है उसकी वो जान ले लेगा, लेकिन जब वो सामने देखता है वो देखते कि उसका छोटा भाई लूफी उसके सामने ही है और लूफी को देख के उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लूफी को कुछ कह पाता, स्मोकर अपने होश में आता है और वो एस को जमीन में पटक देता है। और जब लूफी का सारा ध्यान स्मोकर के ऊपर जाता है तो वो समझ जाता है कि वो मुसीबत में है और उसे वहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। लूफी उस रेस्टोरेंट से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाता है। स्मोकर लूफी को इतनी आसानी से जाने नहीं देता और वो उसके पीछे भी भागने लगता है। स्मोकर के साथ आए बाकी नेवी वाले भी लूफी के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते लूफी अपने साथियों को देखता है और लूफी उनको बुलाता है, जिसकी वजह से सारे नेवी वालों का ध्यान उनके ऊपर भी चला जाता है। तो अब लूफी की वजह से बाकी सारे लोगों को भी भागना पड़ रहा था। स्मोकर लूफी के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके पीछे से एक आवाज आती है। हम देखते हैं वहाँ पे लूफी का भाई एस पहुंच चुका था। एस लूफी से कहता है कि वो आगे जाके उसका इंतजार करे और तब तक वो स्मोकर को संभाल लेगा। लूफी भी अपने भाई को देख के हैरान था और वो सोच रहा था कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है, लेकिन लूफी उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। लूफी के जाने के बाद एस और स्मोकर के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। एस ने एक डेल फ्रूट को खाया है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी फायर बन सकती है। सब लोग जब वहाँ से जा रहे थे, लूफी पीछे मुड़कर उनकी लड़ाई को देख रहा था, जिसकी वजह से वो सभी से भटक जाता है। वो भूला भटका एक जगह पे जाके रुकता है और थोड़ी देर के बाद उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे एस खड़ा हुआ था। एस और लूफी 3 साल बाद ऐसे मिले थे। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश थे। उन दोनों के बीच में बात स्टार्ट हो जाती है। एस लूफी को बताता है कि वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का एक मेंबर है। एस लूफी को भी इस पायरेट ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन लूफी उसको साफ साफ मना कर देता है। खैर, एस को उम्मीद भी नहीं थी कि वो लूफी को ज्वाइन करा पाएगा, क्योंकि बचपन में ही दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग अलग अलग पायरेट बनेंगे। सीन शिफ्ट होता है नामी और विवी पे। वहाँ पे वो लोग सबके साथ शिप पे जा चुके थे और शिप पे पहुँचने के बाद वो लोग रियलाइज करते हैं कि वहाँ पे लूफी तो है ही नहीं। लेकिन लूफी के ना होने के बाद भी नामी उस शिप को आगे बढ़ा देती है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पीछे नेवी वाले लोग पड़े हुए हैं और वैसे भी सबको लूफी के ऊपर इतना विश्वास तो है ही कि वो इतनी जल्दी मरेगा नहीं। दूसरी तरफ लूफी और एस अपना बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आके उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो सभी बारक वर्क्स के आदमी थे। लूफी और एस को ज्यादा टाइम नहीं लगता एंड वो लोग उसे आराम से हरा देते हैं। लूफी का ध्यान जाते है उसकी शिप पे, तो फिर लूफी एस को बाय बाय कह के अपने शिप की तरफ चला जाता है और तब तक एस बचे हुए लोगों से निपट रहा था। लूफी अपने शिप पे पहुंच जाता है। सब लोग लूफी से सवाल कर रहे थे कि आखिर उसने एस के बारे में पहले किसी को क्यों नहीं बताया, लेकिन तभी हम देखते हैं एस सबको निपटा के अपने शिप के ऊपर आ चुका है। वो आते ही सबको शुक्रिया बोलता है, क्योंकि सब लोगों ने एस के भाई लूफी का ध्यान रखा था। एस का ध्यान कहीं पे जाता है, वो देखते हैं सामने से बहुत सारी शिप उसकी तरफ आ रही है। वो लोग अपनी गलती से अभी तक नहीं सीखे हैं और उनको पता नहीं कि एस के ऊपर दोबारा हमला करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। एस लूफी के शिप से उतर के अपनी छोटी सी नाव में चला जाता है। वो सामने वालों के हमले से बार बार बच रहा था और जब उसने एक पंच मारा, उसका ये पंच बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। उसके इस पंच के साथ आग की लहरें भी सामने चली जाती हैं और वो सामने पड़ी सारी शिप को एक बार में ही तबाह कर देती है। एस के इस हमले की वजह से लोग उसे फायर फिस्ट एस के नाम से भी जानते हैं। तो उन नमूनों को निपटाने के बाद एस दोबारा से लूफी के शिप पे आ जाता है। एस की पावर को देख के सब लोग हैरान थे, लेकिन लूफी के चेहरे पे एक स्माइल थी।
क्योंकि उसका भाई पहले से बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है। लूफी एस को अपने क्रू के अंदर ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एस भी उसे मना कर देता है क्योंकि हमें पता है कि वो पहले से व्हाइट बियर्ड के लिए काम करता है और एस उसके लिए इतना लॉयल है कि वो चाहता है कि वही आदमी किंग ऑफ पायरेट्स बने। इससे पता लगता है कि वो यहाँ पे ब्लैक बियर्ड नाम के एक बंदे को ढूंढ रहा था। इसने ये बात सुनी थी कि यहाँ पे स्कॉर्पियन नाम का एक बंदा है जिसने ब्लैक बियर्ड को हराया था और उसने अभी ब्लैक बियर्ड को अपने कैद में रखा हुआ है। ब्लैक बियर्ड, हाँ ये वही आदमी है जिसने ड्रम आइलैंड के ऊपर हमला किया था। असलियत में ब्लैक बियर्ड पहले व्हाइट बियर्ड के लिए काम करता था, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या होता है कि वो अपने साथियों को मार के अपनी एक नई पायरेट टोली बना लेता है। एस उसको पकड़ना चाहता है क्योंकि उसने व्हाइट बियर्ड को धोखा दिया है। एस को ये बात सुनने में आई थी कि जिसने ब्लैक बियर्ड को पकड़ा है वो अभी युवा शहर के अंदर रह रहा है, तो युवा शहर यहाँ पे है। और इसी के साथ हमें पता लगता है कि विवी भी सबको वहीं पे लेके जा रही है। विवी वहाँ पे क्यों जाना चाहती है उसके लिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अरबास्ता में लोगों और राजा के सैनिक के बीच में जंग छिड़ी हुई है। जो लोग राजा के खिलाफ है यानी रेबेलियन आर्मी, वो लोग अभी युवा शहर के अंदर है। विवी अरबास्ता की हालत को सुधारना चाहती है और वो इसीलिए डिसाइड करती है कि वो रेबेलियन आर्मी से मिलेगी और इसीलिए सब लोग युवा शहर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एस भी वहाँ पे जा रहा है तो वो डिसाइड करते कि वो भी लूफी के साथ चलेगा। तो अब सब लोग नानोहाना शहर से जा रहे हैं युवा शहर की तरफ। सफर के दौरान विवी शिप को रुकवाती है और कारू को एक लेटर देती है जो उसे अपने पापा यानी इस शहर के राजा को पहुंचानी है। उसमें लिखा हुआ था कि कैसे वो बार्क वर्क्स में जासूसी करती थी। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि इगाराम अब इस दुनिया में नहीं है और सबसे मेन बात, जो भी अरबास्ता में हो रहा है उसके पीछे एक ही आदमी है, वो है क्रोकोडाइल। कारू उस लेटर को लेके राजा की तरफ निकल जाती है। अच्छा तो समझो अरबास्ता में क्या चल रहा था। जैसे कि मैंने बताया था, अरबास्ता एक पूरा साम्राज्य है जिसके अंदर बहुत सारे शहर है और इन्हीं में से एक शहर है अलुबार्ना। ये शहर बहुत खास है क्योंकि यहाँ पे राजा रहता है, लेकिन इससे भी एक खास बात थी। अरबास्ता में ये इकलौता शहर था जहाँ पे बारिश होती है। पहले अरबास्ता में हर जगह पे बारिश होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों से सिर्फ यही जगह है जहाँ पे अब बारिश होती है। सबको लग रहा था कि राजा बहुत लकी है, इसलिए सिर्फ अरबास्ता में बारिश हो रही है। हम देखते कुछ लोग किसी चीज को लेके महल की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनकी गलती से वो बैग खुल जाता है। उसके अंदर एक खास तरह का पाउडर था जिसको लोग डांस पाउडर कहते हैं। डांस पाउडर की एक खासियत है, इसका इस्तेमाल जहाँ पे भी होता है वहाँ पे बारिश होने लगती है, लेकिन इस खास पाउडर का इस्तेमाल करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसके इस्तेमाल जहाँ पे होता है वहाँ पे बारिश तो होती है, लेकिन बाकी सारी जगह पे सूखा पड़ जाता है। तो अब लोग समझ चुके थे कि आखिर राजा के शहर में ही बारिश क्यों होती है और बाकी सारा शहर क्यों सूखा पड़ा हुआ है। सब लोग गुस्से में राजमहल की तरफ जाते हैं और खास बात तो ये है, वहाँ पे जाने के बाद उनको बहुत सारा डांस पाउडर मिलता है, जिसका सीधा मतलब कि राजा इस चीज का इस्तेमाल करता था और उसी की वजह से अरबास्ता की हालत है। लोग राजा से बहुत ज्यादा ही गुस्सा थे और ऐसे ही जन्म होता है रेबेलियन आर्मी का। वो लोग राजा से इस हद तक गुस्सा थे कि वो लोग राजा के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। अच्छा ये तो रही वो बात जो कि सबको लगता है, लेकिन असलियत में सच्चाई कुछ और ही है। राजा बिल्कुल बेकसूर है और उसको सिर्फ फंसाया गया है। और हाँ, इन सब के पीछे क्रोकोडाइल का ही हाथ है। क्रोकोडाइल ने इंडिया से बहुत चीजें सीखी हैं, जैसे जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे उन्होंने सबको आपस में लड़ा दिया था। हमारे देश के लोग आपस में लड़ते रहे और ऐसे ही अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था। मतलब सिंपल शब्दों में डिवाइड एंड रूल। क्रोकोडाइल भी अरबास्ता के लोगों को लड़ाना चाहता है ताकि वो आराम से ऊपर बैठ के मजे ले सके और अपने मिशन को पूरा कर सके। जब लूफी को ये सारी बातें विवी से पता लगती है तो वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा था और वो क्रोकोडाइल को मारने के लिए बहुत ज्यादा ही उतावला हो रहा था। लूफी और सब क्यूबा शहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लूफी जब आगे बढ़ रहा था उसे एक अजीब तरीके का प्लांट दिखता है, लेकिन उससे भी अजीब बात थी कि उस प्लांट के अंदर एक ऊंट था। वो प्लांट ऊंट को खा रहा था और लूफी साइड में खड़ा होकर हंस रहा था। खैर थोड़ी देर के बाद लूफी उसकी जान बचा लेता है। क्योंकि लूफी ने उसकी जान बचाई है, उसे लग रहा था कि वो ऊंट की सवारी कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उस ऊंट का एक उसूल था, वो सिर्फ एक लड़की को ही अपने ऊपर बैठने देता है, या कहें वो एक नंबर का ठरकी ऊंट है। लूफी जिसने उसकी मदद की है वो बेचारा पैदल चल रहा था और दूसरी तरफ विवी और नामी उस ऊंट के ऊपर चढ़े हुए थे। नामी विवी से रेबेलियन आर्मी के बारे में पूछ रही होती है। विवी नामी का जवाब देते हुए उसे 11 साल पुरानी बातें बता रही थी। एक बार उसके पापा के सामने एक बच्चा आता है, वो बहुत रो रहा था क्योंकि उसके गांव में सभी लोग प्यास से मर रहे हैं, लेकिन जैसे कि राजा इस बारे में कुछ कर नहीं सकता क्योंकि किसी इंसान का मौसम के ऊपर क्या ही बस चलता है। उस छोटे से लड़के का नाम कोजा है। विवी के पापा जिनका नाम नेफेटारी कोबरा है, कोबरा कोजा को समझाते कि वो एक इंसान है और इंसान
इंसान का मौसम के ऊपर कुछ बस नहीं चलता। वो बच्चा अपनी जिद में था और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते वहाँ पे कारू और विवी खड़े हुए थे। विवी कोजा को एक रोतड़ू बच्चा कहती है और इस चीज को सुन के कोजा वहीं पे रुक जाता है और कहता है, क्या कहा छोटी बच्ची? विवी छोटी बच्ची सुन के गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ कोबरा इकराम से कह रहा था कि वो उस बच्चे की मदद करना चाहता है, भले ही उसके लिए अपनी जेब से ही पैसे क्यों ना देने पड़े। विवी कोबरा और इकराम के सामने आती है एंड हाँ, उसने कोजा के साथ लड़ाई करी जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। इकराम विवी की हालत देख के बहुत गुस्सा होता है और अगर राजा ने उसे नहीं रोका होता तो शायद वो कोजा को जान से मार देता। अगले दिन कोजा और विवी के बीच में दोबारा लड़ाई होती है और इस बार भी विवी हार जाती है, लेकिन इस लड़ाई की वजह से कोजा और विवी दोस्त बन जाते हैं और समय के साथ उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। लेकिन एक दिन कोजा, विवी और उनके दोस्तों का सामना होता है कुछ गुंडों से। वो गुंडे विवी को किडनैप कर लेते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो लोग राजा से पैसे मांग सके। कोजा और उसके दोस्त विवी को बचाने जाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। एक गुंडा विवी के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे कोजा आ जाता है। कोजा अपना पूरा मन बना चुका था कि वो विवी को बचा के रहेगा और भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उन गुंडों के पास असली का हथियार था और वो लोग उस हथियार से कोजा की आंखों पे हमला कर देते हैं और वो लोग विवी को भी पकड़ने वाले थे, लेकिन वहाँ पे इकाराम और कोबरा आ जाते हैं और वो लोग उन गुंडों को सबक सिखाने के बाद सबको महल की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पे सभी बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे कोजा भी था और कोजा को देख के प्रिंसेस विवी रोने लगती है क्योंकि उसी की वजह से कोजा का ये हाल हुआ था। कोजा विवी को रोने से मना करता है और वो कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता है। कुछ दिन बाद कोजा वहाँ पे आगे बताता कि उसे इस जगह से जाना होगा। कोजा बहुत खुश लग रहा था। वो इतना खुश इसलिए था क्योंकि राजा ने उसके लिए और उसके पूरे गांव वालों के लिए अरबास्ता के बीचों बीच जाने का प्लान बनाया था। राजा ने सबको पैसे दिए थे ताकि वो लोग अपना गुजारा कर सके। कोजा फिर प्रिंसेस विवी को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। कोजा और उसके गाँव वाले युवा शहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब से उनका नया घर वहीं पे है। एक खास बात जिस कोजा की हम लोग अभी बात कर रहे हैं वही रिबेलियन आर्मी का लीडर है। प्रिंसेस विवी वहाँ पे इसलिए जा रही है ताकि वो कोजा को समझा सके और बता सके कि राजा बिल्कुल निर्दोष है। बैक इन प्रेजेंट हम देखते हैं इसके सामने एक आदमी आता है। हमें पता लगता है कि इसका नाम स्कॉर्पियन है और ये वही आदमी है जिसने ब्लैक बियर्ड को हराया था। एस उससे ब्लैक बियर्ड के बारे में पूछ रहा था, लेकिन स्कॉर्पियन उसे बताने से बिल्कुल मना कर देता है, जिसकी वजह से एस को बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी को 2 पल में हरा देता है। उस आदमी से लड़के एस को पता लग चुका था कि ऐसा आदमी कभी भी ब्लैक बियर्ड को हरा नहीं सकता। मतलब कि ये आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा था और हाँ, होता भी ऐसे ही है, बंदा झूठ ही बोल रहा था। उसने ऐसे इसलिए किया था ताकि एस उसका पीछा करते हुए उसके सामने आ जाए और वो एस को मार के उसके ऊपर लगे इनाम को पा सके। एस इससे पहले कि उस आदमी के ऊपर हमला कर पाता, उस आदमी के बच्चे सामने आ जाते हैं। फिर सबको पता लगता कि वो आदमी ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहा था। वो आदमी असलियत में एक किसान था और वो एस को मारने का प्लान बना रहा था ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। हाँ, एस को खा के नहीं बल्कि उसके ऊपर लगे इनाम को पाके। एस सिचुएशन को समझता है और वो उस आदमी को जाने देता है और क्योंकि अब अरबास्ता में ब्लैक बियर्ड का नामो निशान नहीं है तो वो अपने छोटे भाई लूफी और उसके दोस्तों को बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो लूफी को एक पेपर देता है। वो पेपर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एस कहता है ये पेपर उन्हें बाद में दोबारा मिलाएगा। एस फिर वहाँ से चला जाता है। लूफी उस पेपर को खो ना दे इसलिए नाम इस पेपर को लूफी की टोपी के ऊपर सिल देती है। तो अब सब लोग युवा शहर में पहुँच चुके हैं। लूफी को उस रेगिस्तान से निकल के बहुत तेज प्यास लग रही होती है। तभी पता नहीं कहाँ से एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और आते ही जमीन में खड्डा खोदने लगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो पानी निकाल के अपने मेहमानों का स्वागत कर सके। युवा शहर की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं है। सब लोगों को वहाँ पे सिर्फ वही बूढ़ा आदमी दिख रहा था। लूफी उस बूढ़े आदमी से रिबेलियन आर्मी के बारे में पूछता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी रिबेलियन आर्मी का नाम सुन के ही बहुत गुस्से में आ जाता है। वो आदमी गुस्से में बताते कि रिबेलियन आर्मी इस जगह को छोड़ के कोटेरिया में जा चुकी है। कोटेरिया नानोहाना शहर के बहुत करीब है, लेकिन युवा शहर से बहुत दूर। मतलब अब सबको वहीं पे दोबारा जाना पड़ेगा जहाँ से वो लोग आए हैं और इसी बात से सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी विवी को देख रहा था जैसे कि वो उसे जानता हो और होता भी ऐसे ही है। वो आदमी उसको जानता है क्योंकि वो उसके बेटे कोजा की बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, तुमने सही सुना, ये बूढ़ा आदमी कोजा का पापा है। कोजा के पापा से ये बात पता लगती है कि एक दिन बाद कोजा राजमहल के ऊपर हमला करेगा और अगर उसने ऐसा किया तो राजा के 2 खास आदमी चाका और पैल उसे मार देंगे। तो अब कोजा को सिर्फ विवी ही बचा सकती है। कोजा के पापा विवी से अपने बेटे की जान की भीख मांग रहे थे क्योंकि इकलौती वही है जो कि कोजा को समझा सकती है। भले ही कोजा को राजा पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन उसे अपने बचपन की दोस्त विवी
के ऊपर पूरा विश्वास है। भले ही कोजा राजा को कितना ही बुरा मानता हो, लेकिन उसके पापा अभी भी राजा की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें राजा के ऊपर पूरा विश्वास है कि उन्होंने कभी डांस पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। विवी उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो कोजा से मिलेगी और उसे समझा के रहेगी। उस रात सब लोग कोजा के पापा के साथ ही रुके हुए थे और अगले दिन उन्हें बाय कह के वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होते एक जगह पे जहाँ पे बारोक वर्क के सारे एजेंट बैठे हुए थे। उन्होंने आज अपने जीवन में पहली बार अपने लीडर की शक्ल देखी है। सबके सामने टेबल के ऊपर एक पेपर पड़ा हुआ था। उसी पेपर में क्रोकोडाइल ने अपने प्लान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। सब लोग उस पेपर को पढ़ते हैं और वो लोग समझ जाते कि आगे उन्हें क्या करना है। सब लोग उस पेपर को जला देते हैं ताकि कहीं पे भी सबूत बच ना सके। हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर 3 भी आ चुका है। वो आते ही क्रोकोडाइल से माफी मांग रहा था क्योंकि उसे एक मिशन मिला था कि वो लूफी को मार दे, लेकिन वो उस मिशन को पूरा नहीं कर पाया। और इस चीज को सुन के क्रोकोडाइल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से मिस्टर 3 ने लूफी को मार दिया था। खैर असली तो ये है कि सांजी ने क्रोकोडाइल से बात की थी। वो मिस्टर 3 बन के बात कर रहा था। बैक इन प्रेजेंट क्रोकोडाइल अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो उनकी मदद से मिस्टर 3 को पूरा सुखा देता है और उसे अपने एक बड़े से मगरमच्छ को खिला देता है। मिस्टर 3 बहुत तड़प रहा था और उसकी आवाज हर जगह पे गूंज रही थी। तो अब क्रोकोडाइल समझ चुका था कि प्रिंसेस विवी भी अभी जिंदा है, जो कि बाद में उसके मिशन में एक रुकावट बन सकती है क्योंकि अगर वो कोजा से मिली तो सबको क्रोकोडाइल की सच्चाई पता लग जाएगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्रोकोडाइल अपने सभी एजेंट से कहता है कि वो विवी को रास्ते में मार दे। तो अब दोबारा सीन शिफ्ट होता है लूफी पे। सब लोग सोच रहे थे कि वो अब यूबा शहर से कोटेरियस शहर की तरफ जाएंगे, लेकिन लूफी वहीं पे बैठ जाता है और वो वहाँ पे जाने से सीधा मना कर देता है। सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन लूफी बोलता है कि अगर उन्हें अराबास्ता को बचाना नहीं है तो उन्हें कोटेरियस शहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्हें बस क्रोकोडाइल को हराना होगा और अगर वो लोग क्रोकोडाइल को हरा लेते हैं तो अराबास्ता ऑटोमेटिकली बच जाएगा। सबको लूफी की बात समझ आती है और वो लोग भी डिसाइड करते कि अब वो लोग क्रोकोडाइल के पास ही जाएंगे। विवी से पता लगता है कि क्रोकोडाइल अभी रेन बेस में होगा, जो कि यूबा शहर से बहुत ही करीब है। तो अब सब लोग क्रोकोडाइल की तरफ जा रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होते हैं राजमहल पे, जहाँ पे हम पहली बार चाका और पैल को देखते हैं। ये दोनों राजा के बहुत ही खास आदमी हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। वो लोग राजा के कमरे में जाते हैं और देखते कि राजा एक जगह पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक पत्र है और वो बहुत ही परेशान लग रहा था। दूसरी तरफ कारू वहीं पे बैठ के पानी पी रही थी। तो हाँ, जो लेटर विवी ने भेजा था वो अब राजा के पास पहुंच चुका है। उस लेटर में सारी बातें लिखी हुई थी कि जो भी कुछ अराबास्ते में हो रहा है उसके पीछे क्रोकोडाइल का हाथ है। राजा अपना मन बना चुका था कि वो क्रोकोडाइल को उसके किए की सजा दे के रहेगा। दूसरी तरफ लूफी एंड सब भी रेन बेस की तरफ पहुंच चुके हैं। लूफी और उसोप को बहुत प्यास लग रही थी और वो लोग पानी की तलाश में भागते भागते एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे लूफी और उसोप के साथ साथ स्मोकर भी था और जब लूफी का ध्यान स्मोकर पे जाता है वो देखते कि स्मोकर उसे देख रहा था। उसके बाद लूफी स्मोकर को देखता है, स्मोकर दोबारा लूफी को देखता है। लूफी डर के मारे सारा पानी उसके मुंह पे थूक के भाग जाता है। लूफी और उसोप वहाँ से भाग रहे थे और उनके पीछे स्मोकर भी भागने लगता है, लेकिन लूफी और उसोप स्मोकर को चकमा दे के वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी दौरान सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि सबके पीछे नेवी पड़ी हुई थी। जोरो और विवी साथ में थे और दूसरी तरफ नामी एंड उसोप, उनके साथ सांजी भी था। सांजी उसोप और नामी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ जोरो विवी को। सांजी और जोरो उन नंबरों को जल्दी हरा देते हैं और हराने के बाद जोरो सबसे दोबारा मिल जाता है, लेकिन सांजी वहीं पे खड़े होकर स्मोक कर रहा था। तो अब लूफी, जोरो, नामी और उसोप के साथ वहाँ पे जाने के लिए तैयार है जहाँ पे क्रोकोडाइल का अड्डा है। वो लोग उसके अंदर घुसने वाले थे कि देखते पीछे से स्मोकर भागता भागता उनके पीछे आ रहा था। स्मोकर को देख के सब लोग अंदर भागने लगते हैं। वो लोग एक पतले से रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे वो लोग मुड़ते हैं वो देखते वहाँ पे रास्ता खत्म हो चुका है और उनके पीछे स्मोकर खड़ा है। उनके नीचे की जमीन अचानक से खुलती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। जब वो लोग सामने देखते हैं वो देखते कि वो लोग एक पिंजरे के अंदर कैद हैं। सबकी नजर सामने जाती है, वो देखते कि सामने एक बंदा खड़ा है और हाँ, उनके सामने अब क्रोकोडाइल है। जब लूफी को ये बात पता लगती है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो क्रोकोडाइल है, तो लूफी उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस जेल से टच होता है वो जमीन पे गिर जाता है और लूफी बहुत कमजोर लग रहा था। स्मोकर से पता लगता कि ये जेल एक खास पत्थर से बनी हुई है, यहाँ तक कि इसके अंदर जो भी कुछ है वो सभी समुद्र के पानी से बने हैं, जिसका इस्तेमाल नेवी करती है डेल्फुट यूजर को रोकने के लिए। क्रोकोडाइल लूफी की हालत पे हंस रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है विवी पे, जिसको बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ है। वो सभी बारोक वर्क्स के आदमी हैं और वो लोग विवी के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले
कि वो लोग विवी के ऊपर हमला कर पाते, तभी वो देखते आसमान से कोई चीज नीचे आ रही है। वो एक बहुत बड़ा पक्षी था जो कि विवी को लेके ऊपर उड़ जाता है। वो पक्षी विवी को एक सेफ जगह पे लाके छोड़ देता है। विवी उसे थैंक यू पैल कहती है। तो ये पक्षी कोई और नहीं पैल है, जो कि राजा का एक खास आदमी है। पैल वहाँ से उड़ के उन लोगों को मार देता है जो कि विवी के ऊपर हमला कर रहे थे। पैल को लग रहा था कि उसने विवी को बचा लिया है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखते कि विवी के सामने मिस ऑल संडे है। मिस ऑल संडे विवी के ऊपर हमला कर रही थी और जब पैल इस बात को देखता है, वो विवी को बचाने के लिए वहाँ पे जाता है, लेकिन तभी मिस ऑल संडे बोलती है Trace floor. इसके बाद कुछ छात्र वहाँ पे अचानक से आते हैं और पैल को पकड़ लेते हैं, जिससे पैल की क्रैश लैंडिंग होती है। मिस ऑल संडे पैल के गले पे मार के उसे मार देती है और वो विवी को पकड़ के क्रोकोडाइल के पास ले जाती है। विवी में अभी भी जान बाकी थी। वो क्रोकोडाइल को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके हमले से क्रोकोडाइल का गला कट जाता है। जैसा कि क्रोकोडाइल ठहरा एक वॉरलॉर्ड, वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। देखते क्रोकोडाइल ने अपने आप को पहले जैसा कर लिया है। क्रोकोडाइल विवी की हरकत पे हंस रहा था। क्रोकोडाइल विवी को बताते कि अगले दिन रेबेलियन आर्मी अलुबाना शहर पे हमला करने वाली है और इसके बाद क्रोकोडाइल अपने मिशन को अंजाम देगा, जिससे अराबास्ता का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। क्रोकोडाइल विवी के सामने दो ऑप्शन रखता है, या तो वो राजा और अराबास्ता को बचा ले या फिर अपने इन दोस्तों को। वो विवी के सामने जेल की चाबी को रखता है। विवी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्रोकोडाइल कहता है चलो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, और वो जेल की चाबी को नीचे गिरा देता है जहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ थे। उनमें से एक मगरमच्छ उस जेल की चाबी को खा लेता है। तो अब विवी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो अराबास्ता और अपने पापा को बचा ले। खैर वो अलग बात है कि क्रोकोडाइल इतना अच्छा नहीं था। वो अराबास्ता और राजा को बचाने से बिल्कुल मना कर देता है। क्रोकोडाइल वहाँ की एक सुरंग को खोल देता है जहाँ से पानी आने लगता है। पानी के साथ साथ वहाँ पे 3 मगरमच्छ और आ जाते हैं। तो अब लूफी एंड सबके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो वो लोग यहीं पे मर जाएंगे। क्रोकोडाइल हंसता हुआ वहाँ से जाने लगता है। वो बाहर जाने वाला था, तभी मिस ऑल संडे के फोन पे एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी, उस आवाज को क्रोकोडाइल ने कहीं पे तो सुना था। वो जल्दी समझ जाता कि ये वही बंदा है जो कि मिस्टर 3 बन के बात कर रहा था। तो हाँ, अभी सांजी बाहर है और उसी ने क्रोकोडाइल को फोन किया है। क्रोकोडाइल उसके बारे में पूछता है तो वो अपना नाम मिस्टर प्रिंस बताता है। लूफी एंड सब भी मिस्टर प्रिंस की आवाज सुन के समझ जाते कि वो अपना सांजी ही है। लेकिन तभी कॉल की दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जैसे कि मिस्टर प्रिंस को किसी ने मार दिया है। वहाँ से बारुकवर का आदमी बोलता है बॉस, मैंने इस आदमी को मार दिया है, जो कि अपना नाम मिस्टर प्रिंस बता रहा था। ये आदमी बाहर ही है, जल्दी आप यहाँ पे आ जाइए, मैंने इसको पकड़ लिया है। लूफी एंड सब भी इस बात को सुन के डर जाते हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि सांजी अब मर चुका है। क्रोकोडाइल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने मगरमच्छ को ऊपर बुला लेता है ताकि अगर लूफी गलती से भी उस जेल से बाहर आ जाए तो वो मगरमच्छ लूफी को कच्चा चबा जाए। क्रोकोडाइल जब बाहर जाता है, वो देखता है कि उसके सारे लोग मरे हुए हैं। उनमें से एक आदमी जिंदा था और वो वही आदमी था जो कि कॉल पे बोल रहा था। वो बताते कि ये सब मिस्टर प्रिंस ने किया है और उसी ने उसको धमकी दे के वो सारी बातें करवाई थी। क्रोकोडाइल पूरे गुस्से में आ चुका था और वो बस चाहता था कि मिस्टर प्रिंस उसे एक बार मिल जाए ताकि वो उसकी जान ले सके। क्रोकोडाइल का ध्यान एक अजीब से आदमी पे जाता है जो कि छिपने की कोशिश कर रहा था। क्रोकोडाइल को लगता है कि वही मिस्टर प्रिंस है और वो उस आदमी के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते सांजी सबके सामने आ चुका है और आते ही उसने एक मगरमच्छ को पेल दिया है। तो अगर सांजी यहाँ पे है तो जिसके पीछे क्रोकोडाइल भागा है वो कौन है? एक्चुअल में वो कोई और नहीं, चॉपर ही है, जो कि बड़ा बन के क्रोकोडाइल का ध्यान भटका रहा है। चॉपर अपने बड़े वाले साइज से छोटे वाले साइज में आ जाता है, जिससे क्रोकोडाइल उसे पहचान नहीं पाता। दूसरी तरफ सांजी को देख के सबकी जान में जान आ चुकी थी। सांजी ने जिस मगरमच्छ को मारा था उसके अंदर से एक व्हाइट कलर की बॉल बाहर आती है और वो बॉल कोई नॉर्मल बॉल नहीं थी, उसके अंदर से मिस्टर 3 बाहर आता है। मिस्टर 3 को जब क्रोकोडाइल ने अपने मगरमच्छ को खिलाया था उस समय मिस्टर 3 अपने आप को एक वैक्स बॉल के अंदर छिपा लेता है। खैर थोड़े बहुत सांजी के प्यार करने के बाद वो बंदा अपने डेविल फ्रूट की पावर से एक चाबी बनाता है जिससे लूफी एंड सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद लूफी एंड ज़ोरो बाकी सारे मगरमच्छों का ठिकाना लगा देते हैं। स्मोकर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लूफी अराबास्ता को बचाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है, जबकि अराबास्ता से उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। खैर सांजी ने जो हमला किया था उसकी वजह
से वहाँ की दीवारों में छेद हो जाता है और जल्दी ही वहाँ की दीवारें टूट जाती हैं और वहाँ पे बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। लेकिन कैसे भी करके लोग लूफी एंड स्मोकर को बचा लेते हैं। स्मोकर को जोरो ने बचाया था। स्मोकर को ये बात हजम नहीं हो रही थी। जोरो कहता है तुझे बचाने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, वो तो लूफी ने कहा था इसलिए मैंने तुझे बचाया। उसने कहा था कि तू एक डेल फ्रूट यूजर है और इसकी वजह से तू तैर नहीं सकता। स्मोकर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लूफी ने ये सब क्यों किया। स्मोकर किसी का भी एहसान नहीं रखता और वो लूफी एंड सबको वहाँ से जाने के लिए परमिशन दे देता है। लूफी इस चीज से बहुत खुश था और वो स्मोकर को शुक्रिया कह के निकल जाता है। और अब सब लोग अलोबाना शहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि क्रोकोडाइल के मिशन कल वहीं पे होने वाला है। दूसरी तरफ जब क्रोकोडाइल अपने अड्डे पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ से सभी लोग जा चुके हैं। क्रोकोडाइल को बहुत गुस्सा आता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो अब सबको मार देगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है कोसा पे। वो एक जगह पे लेट के अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था कि कैसे वो वीवी के साथ समय गुजारता था। तभी जहाँ पे वो आराम कर रहा था वहाँ पे एक बच्चा आता है। वो बच्चा भी रिबेलियन आर्मी के अंदर ज्वाइन करना चाहता है। हमें पता लगता है कि वो बच्चा बहुत दुखी था क्योंकि उसके मम्मी पापा मर चुके हैं और वो राजा को ही इस चीज का जिम्मेदार समझता है क्योंकि उसके हिसाब से भी राजा ने डांस पाउडर का इस्तेमाल किया और इसी वजह से उसके गाँव में सूखा पड़ चुका था और उसके मम्मी पापा इसी चीज से मरे हैं। लेकिन कोसा उस बच्चे को ज्वाइन करने से बिल्कुल मना कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद कोसा का एक साथी वहाँ पे आता है जो कि बताते कि राजा नानोहाना शहर में आया हुआ है। कोसा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा अब नानोहाना शहर में क्या करने आया है। तो कोसा भी अपने साथियों के साथ नानोहाना शहर की तरफ जाने लगता है। राजमहल में भी अभी अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि राजा वहाँ से बिन बताए गायब है। हम देखते हैं राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ नानोहाना शहर के आगे खड़ा है। तभी वो कुछ ऐसा बोलता है जिसकी वजह से सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसी ने डांस पाउडर का इस्तेमाल किया है और अरबास्ता की जो कुछ भी हालत है वो सब उसी की वजह से है। वो अपने सैनिकों से कह के नानोहाना शहर में आग लगवा देता है। सबकी नजरों में राजा की जो भी कुछ रिस्पेक्ट बची हुई थी वो भी अब खत्म हो जाती है। रिबेलियन आर्मी जब वहाँ पे पहुँचती है वो नानोहाना की हालत देख के हैरान थे क्योंकि अब नानोहाना शहर पूरी तरीके से जल रहा है। कोसा इस चीज को देख के बहुत गुस्से में था और वो राजा को मारने जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता राजा का एक सैनिक उसके ऊपर गोली चला देता है और इसके बाद कोसा जमीन पे गिर जाता है। हम देखते हैं राजा को जो कि इस चीज को देख के बहुत हंस रहा था। वो उस जगह से जाने लगता है। हम देखते हैं राजा को वो अपने सर के ऊपर एक अजीब सी चीज लगा रहा था और जैसे ही वो उस चीज को पहनता है हमें पता चलता है कि वो अपना राजा नहीं बल्कि मिस्टर टू है। मिस्टर टू ऐसा अपनी डेल फ्रूट की पावर की वजह से कर पा रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने सभी लोगों को राजा के खिलाफ भड़का दिया है। ये सारी चीजें साइड में खड़ा एक बच्चा देख रहा था। ये वही बच्चा है जो कि थोड़ी देर पहले कोसा से रिक्वेस्ट करने आया था। वो बच्चा इस बात को समझ चुका था कि राजा को फंसाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो ये सारी बातें कोसा को बता पाता हम देखते उसके पीछे दो लोग खड़े हैं। वो आदमी मिस्टर वन था और जो लड़की उसके साथ है उसका नाम मिस डबल फिंगर है। वो दोनों मिलके उस बच्चे को ठिकाने लगा देते हैं क्योंकि उस बच्चे ने जरूरत से कुछ ज्यादा ही चीजें देख ली हैं। सीन शिफ्ट होता है कोसा पे जो कि नानोहाना शहर को जलते हुए देख रहा था। तभी हम देखते हैं वो बच्चा उसके सामने आता है। वो अलग बात है कि उसकी हालत इतनी बुरी है कि वो कुछ कह भी नहीं सकता। कोसा को पता लगता है कि ये सब राजा ने ही किया है। तो अब कोसा अपना पूरा मन बना चुका है कि वो अब राजा को मार के रहेगा। वो अपनी सेना को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि अब राजा अब अपनी हद पार कर चुका है और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग राजा को मार के रहेंगे, भले ही इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। कोसा और उसकी पूरी सेना बहुत जोश में थी और वो लोग अलोबाना शहर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लूफी एंड सब लोग भी अलोबाना शहर की तरफ जा रहे हैं। चॉपर उनकी स्मेल से पता लगा लेता कि वो लोग कहाँ पे हैं। चॉपर एक बड़े से केकड़े की सवारी कर रहा था। ये केकड़ा उसी ठड़की ऊँट का दोस्त है और इसीलिए वो सबको अपनी सवारी करने देता है। तो अब सब लोग उस केकड़े की मदद से वहाँ अलोबाना शहर की तरफ जा रहे हैं। सब लोग आराम से वहाँ की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से क्रोकोडाइल का हाथ सामने आता है और वो प्रिंसेस वीवी को पकड़ के लेके जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो वीवी को लेके जाता, लूफी अपने आप को वीवी की जगह पे ला देता है और वो वीवी को बचा लेता है। लूफी सबसे कहते कि वो लोग उसका अलोबाना शहर में इंतजार करें और वो जल्दी ही उस क्रोकोडाइल को हरा के वहाँ पे आ जाएगा। सबको लूफी की चिंता हो रही थी, लेकिन अपने कैप्टन का ऑर्डर मान के वो सभी अलोबाना शहर की तरफ निकल जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद क्रोकोडाइल मिसाइल सरने के साथ वहाँ पे आता है। तो अब फाइनली लूफी और क्रोकोडाइल अब आमने सामने हैं। क्रोकोडाइल लूफी को 3 मिनट का समय देता है। अगर वो उसे हरा
हरा देता है तो वो अराबास्ता को छोड़ के चला जाएगा। लूफी एक के बाद एक अपना स्पेशल मूव उसके ऊपर यूज कर रहा था, लेकिन किसी भी हमले का असर उसके ऊपर नहीं होता। और जब 3 मिनट का समय पूरा होता है तो क्रोकोडाइल अपने हाथ पे लगे हुक को लूफी के पेट के अंदर घुसा देता है। ये चीज इतनी जल्दी हुई कि लूफी इस चीज को देख तक नहीं पाया और इसके बाद क्रोकोडाइल लूफी को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है। लूफी वहाँ दर्द से तड़प रहा था और अब लूफी के बाद सीन शिफ्ट होता है बाकी सब पे। वो लोग अलुबाना में पहुँचने वाले थे, लेकिन तभी वो लोग देखते कि उनके सामने कुछ लोग खड़े हैं। हम देखते वो लोग बारोक वर्क्स के एजेंट है। वो सभी वीवी का इंतजार कर रहे थे ताकि वो लोग उसे मार सके। जोरो एंड सब लोग दो के ग्रुप में अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं ताकि वो लोग उन एजेंट्स का ध्यान भटका सके, लेकिन वो सारे एजेंट भी बहुत समझदार थे। वो लोग भी टुकड़ों में बट के उनके पीछे चले जाते हैं। जोरो और नामी साथ में थे और उन लोगों को संभालने के लिए उनके सामने मिस्टर 1 मिस ऑलसेंडे के साथ आ जाता है। उस ऊपर चॉपर के सामने मिस्टर 4 एंड मिस मैरी क्रिसमस थे। सांजी और वीवी को संभालने के लिए वहाँ पे मिस्टर 2 अकेले सामने आ जाता है। हम देखते सांजी के साथ वीवी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह पे वो थड़की ऊंट था। वीवी एक्चुअल में अलुबाना शहर के एंट्रेंस पे थी ताकि जैसे ही कोजा वहाँ पे आए तो वो उसे रोक सके। राजमहल में भी चाका सबको तैयार कर रहा था ताकि वो लोग रेबेलियन आर्मी से अपने महल को बचा सके। कोजा अपनी सेना के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो लोग वीवी के सामने से ही गुजर जाते हैं। वो लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि वो लोग वीवी को देख नहीं पाते और वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता जाता है। रेबेलियन आर्मी और महल के सैनिकों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वीवी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करती है और यहाँ तक कि उसे लगता कि वो इस दुनिया में कुछ कर भी नहीं सकती। लूफी एंड सब ने उसकी बहुत मदद की है और अभी भी वो लोग बारोक वर्क्स के एजेंट के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वीवी इस लड़ाई को रोक नहीं पाती और अब उसे अपने आंखों के सामने ही अपने लोगों को मरते हुए देखना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती और इसीलिए वो अपने महल की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ सबकी खतरनाक लड़ाइयाँ हो रही होती है। नामी के सामने होती है मिस डबल फिंगर। चॉपर एंड नुसोप लड़ रहे थे मिस्टर 4 एंड मिस मैरी क्रिसमस से और अपना सांजी मिस्टर 2 के साथ अकेले में लड़ाई कर रहा था। एंड फाइनली जोरो का सामना होता है मिस्टर 1 से। सभी लोगों के बीच में अपनी खतरनाक लड़ाइयाँ हो रही थी। सबको अपनी अपनी लड़ाइयों में चोट लगती है, लेकिन एट द एंड सब लोग जीत जाते हैं। दूसरी तरफ जब वीवी अपने महल में जाती है, उसका सामना होता है क्रोकोडाइल से और इससे पहले कि वो वीवी को मार पाता, वहाँ पे लूफी आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन रुको, सबके मन में ये सवाल होगा कि आखिर लूफी बचा कैसे। तो समझो, जब लूफी मंडे की हालत में था, उसे बचाती है मिस ऑल संडे। उसने क्रोकोडाइल को धोखा क्यों दिया ये बाद में पता चलेगा। तो अब लूफी एंड क्रोकोडाइल का राउंड 2 स्टार्ट होता है। बस फर्क इस बात का था कि लूफी अब जानता कि वो क्रोकोडाइल को कैसे हरा सकता है। अगर वो गीले हाथों से क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करेगा तो वो सैंड में बदल नहीं पाएगा और उस पे सारे हमले काम करेंगे। वो क्रोकोडाइल को इस बार बहुत अच्छी टक्कर देता है, लेकिन क्रोकोडाइल वॉरलॉर्ड वो लूफी को बड़े आराम से हरा देता है और इस बार उसने लूफी के शरीर से सारा पानी सोख लिया था, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। लेकिन जो पानी वो लेके आया था, वो पानी लूफी के ऊपर गिरता है, जिससे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो तैयार था क्रोकोडाइल से दोबारा लड़ने के लिए। लेकिन तब तक क्रोकोडाइल वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ हम देखते मिस ऑल संडे को। उसके सामने ही राजा बंधा हुआ था। मिस ऑल संडे के सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज से कुछ तो लिखा हुआ था। हमें पता चलता कि उस पत्थर पे एक खास तरीके के हथियार के बारे में लिखा हुआ है, जिसका नाम प्लूटोन है और क्रोकोडाइल उसी के पीछे पड़ा हुआ है। हमें सिर्फ इस हथियार का नाम ही पता है और कुछ नहीं पता। और ये जो मिस ऑलसन के सामने पत्थर है, इसको हम लोग पोनीग्लिफ कहते हैं और ऐसा कहा जाता है वन पीस खजाने के बारे में भी एक पोनीग्लिफ के ऊपर लिखा हुआ है। दुनिया में बहुत सारे पोनीग्लिफ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं, वन पीस की पूरी दुनिया में जो इन पोनीग्लिफ को पढ़ पाता है या कहीं पढ़ पाती है, वो इकलौती निको रॉबिन है। और हाँ, जिसे हम लोग कब से मिस ऑल संडे कह रहे थे, उसका रियल नेम निको रॉबिन ही है। और तुम लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जब ये सिर्फ 8 साल की थी, इसने नेवी के 4 बहुत खतरनाक शिप्स को अकेले ही डुबा दिया था। और जब वो सिर्फ 8 साल की थी, उसके ऊपर 7 करोड़ 90 लाख का इनाम लगा हुआ था, जो कि लूफी के ऊपर लगे इनाम से कई गुना ज्यादा है। क्रोकोडाइल निको रॉबिन के साथ
था ताकि वो उसे पॉनिग्लिफ पढ़ के प्लूटोन के बारे में बता सके, और इसी बारे में पूछने के लिए क्रोकोडाइल उसके पास आ जाता है। वो मिस ऑल संडे से यानी रॉबिन से कहता है कि वो पॉनिग्लिफ को पढ़ के प्लूटोन के बारे में उसे बताए। रॉबिन क्रोकोडाइल से कहती कि वहाँ पे प्लूटोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्रोकोडाइल समझ आता कि निको रॉबिन उससे दगाबाजी कर रही है और इसी वजह से वो भी लूफी की तरह उसे मार देता है और उसे वहाँ पे तड़प के मरने के लिए छोड़ देता है। क्रोकोडाइल वहाँ से जाने वाला होता है, तभी वहाँ पे लूफी भी आ जाता है। क्रोकोडाइल उसे देख के हैरान था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो दोबारा जिंदा कैसे हो गया। अब क्रोकोडाइल को कैसे बताया जाए कि वन पीस का राइटर ओडा सेंसे है, केगे नहीं। खैर लूफी और क्रोकोडाइल का राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है और इस बार लूफी पानी की जगह पे अपने खून से क्रोकोडाइल को मार रहा था, जिससे उसके सारे हमलों का असर क्रोकोडाइल पे हो रहा था। क्रोकोडाइल और लूफी के बीच में एक खतरनाक फाइट दोबारा होती है और इस पर फाइनली लूफी क्रोकोडाइल को हरा देता है। क्रोकोडाइल जो कि 7 वॉरलॉर्ड में से एक था, वो अब हार चुका है। क्रोकोडाइल उड़ता हुआ जाके रिबेलियन आर्मी के सामने गिर जाता है। सब लोग उसकी हालत देख के हैरान थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके हीरो के साथ ये क्या हुआ। वीवी उन सब की गलतफहमी को दूर करती है और सबको पता लग जाता कि असली विलेन क्रोकोडाइल है, उनका राजा नहीं। और अब रिबेलियन आर्मी समझ जाती कि आखिर उनको कितनी बड़ी गलतफहमी हो रही थी। सब लोग क्रोकोडाइल को देख रहे थे और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। तो अब फाइनली अरबास्ते में सब कुछ अब ठीक हो चुका है। एक और बात हमें पता लगता है कि पेल और ईगाराम दोनों ही जिंदा हैं। असलियत में मिस ऑल संडे ने उनको जान से नहीं मारा था। क्रोकोडाइल को हराने के बाद लूफी एंड सबका महल में इलाज चल रहा था। लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो 3 दिन बाद जाके अपने होश में आता है और इतने देर बेहोश होने के बाद वो बहुत ज्यादा भूखा था और होश में आने के बाद लूफी अपना पेट भर के खाता है। लूफी एंड सब लोग वीवी को भी अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे। वीवी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे जाना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि एक तरफ उसका घर अरबास्ता है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था और जहाँ की वो एक राजकुमारी है, और दूसरी तरफ उसके दोस्त लूफी एंड सब लोग हैं जिन लोगों ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरबास्ता को तो वो लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन बस दोस्त होने के नाते ही उन्होंने उसकी मदद की। लूफी वीवी को देख के समझ जाता कि वो बहुत परेशान है। लूफी उसे कल तक का समय देता है ताकि वो अपना फैसला सोच समझ कर ले सके। कल वो लोग इस आइलैंड को छोड़ के जाने वाले हैं और अगर वीवी को उनके साथ सफर करना होगा वो कल तक सबको बता दे, और अगर वो अरबास्ते में ही रहना चाहती है तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। वीवी पूरी रात सो नहीं पाती और वो इसी बारे में सोच रही थी। अगले दिन जैसे कि लूफी ने कहा था वो लोग उस आइलैंड को छोड़ के जा रहे थे। वो लोग वीवी का बहुत देर तक इंतजार करते हैं और इसी बीच उनकी मुलाकात फिर से होती है मिस्टर 2 से। मिस्टर 2 सबसे दोस्तों की तरह बात कर रहा था और हाँ, सबको बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि जो आदमी थोड़ी देर पहले उनका दुश्मन था वही अब उनसे दोस्ती करना चाहता है। मिस्टर 2 बताता है कि वो अब आजाद है। पहले उसे क्रोकोडाइल का डर था और जैसे कि क्रोकोडाइल अब हार चुका है तो अब जो भी वो करना चाहे वो अब कर सकता है। मिस्टर 2 का रियल नेम बॉन क्ले है और अब सब लोग उसे अपना दोस्त मान लेते हैं और वो लूफी उसे और चॉपर के साथ दोबारा डांस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर 2 वहाँ से चला जाता है। सब लोग वीवी का इंतजार कर रहे थे। बहुत टाइम के बाद वीवी वहाँ पे आती है। वो यहाँ पे पायरेट बनने के लिए नहीं बल्कि सबको गुड बाय बोलने आई थी। उसको देख के पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा ही दुखी है, क्योंकि ये बात तुम लोग भी मानोगे, किसी से मिलना आसान होता है लेकिन उनको भूल जाना इतना आसान नहीं होता। वो बात दिमाग में हमेशा से होती है कि आज के बाद क्या तुम दोबारा मिल भी पाओगे कि नहीं, या सामने वाला तुमको भूल तो नहीं जाएगा, और जब तुम लोग वापस मिलोगे तब तक क्या सब लोग बदल जाएंगे। और ऐसे ही वीवी के दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही थी। वो सबसे पूछती कि क्या वो लोग उसे भूल जाएंगे और आज के बाद क्या वो लोग उसे अपना दोस्त मानेंगे। सामने से कोई भी जवाब नहीं देता और वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं। वो सभी लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं जिसमें वही क्रॉस बना हुआ था जो कि उन लोगों ने इसलिए बनाया था ताकि वो लोग पहचान पाए कि उनका असली दोस्त कौन है। ये क्रॉस उनकी दोस्ती को दर्शाता है और सबका इस क्रॉस को दिखाने का मतलब है कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे और वो लोग वीवी को कभी भूलेंगे नहीं। वीवी की आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार खुशी के। तो अब सब लोग निकल चुके हैं अपने एक नए सफर की तरफ। लेकिन ये बात सुनो, जब लूफी एंड सब लोग थोड़ी दूर पे जाते हैं वो देखते हैं कि उनकी शिप पे मिस ऑल संडे यानी निको रॉबिन है। तो हाँ, ये मैडम भी अभी जिंदा है, जिसको देख के सब लोग हैरान हैं। निको रॉबिन के वहाँ पे होने से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो भी लूफी एंड सबके साथ सफर पे जाना चाहती है। मतलब समझो, वो लूफी के शिप पे आके उसके सामने ही पूरे हक के साथ बोल रही कि वो उनके साथ सफर करेगी। और ऐसा नहीं कि वो पूछ रही हो बल्कि वो बता रही है। और
ऐसा इसीलिए क्योंकि लूफी ने उसकी जान बचाई थी। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते कि क्रोकोडाइल को हराने के बाद लूफी ने निको रॉबिन की जान बचाई थी। और अब क्योंकि लूफी ने उसकी जान बचाई है तो अब लूफी का फर्ज बनता है कि वो निको रॉबिन का ध्यान रखे। और इसी के साथ हमारे क्रू में एक न्यू मेंबर ज्वाइन हो जाती है। इसको तुम लोग कमजोर मत समझना क्योंकि इसके ऊपर 7 करोड़ 90 लाख का इनाम लगा हुआ है। अच्छा, इनाम से याद आया, अराबास्ता से निकलने के बाद उसके ऊपर 10 करोड़ का इनाम लग चुका है और जोरो के ऊपर भी इनाम लग चुका है और उसका पहला इनाम 6 करोड़ का है जो कि लूफी पे लगे पहले इनाम का डबल है। तो अब इसी के साथ सब लोग जा रहे हैं एक नए सफर पे और नए सफर में जो तुम देखने वाले हो उसकी एक झलक देखो। तो बस ये वीडियो इतना ही था। तो चलो अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट्स में बता देना ये वीडियो कैसी लगी।